हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन से हमें पता चलती है किसी भी चीज की क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स तो पता है सबको। मेटलॉइड्स क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें से कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड्स हैं, कौन से एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है, कौन से लिक्विड में है, कौन से गैसियस स्टेट में है, तो ये सब क्या हो गई, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अपीयरेंस हो गए। तो उस बेस पे हम चीजों को क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं। तो अब क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं। हर साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अज्यूम करके या फिर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस पे सारे एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम है, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलिव और हेनरी मोसले। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में इन चार लोगों के बारे में दिया है। ठीक है, इन चारों ने एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, क्या क्या इनसे गलतियां हुई है, क्या क्या इन्होंने अच्छी चीजें बताई, उसके बारे में चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, डोबराइनर के बारे में। तो साइंटिस्ट की तरफ जाने से पहले हम एटम की कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है सबसे बेसिक चीज क्या है, एटम। ठीक है, एटम के पास होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हीं तीन चीजों के बेस पे एटम की दो सबसे मेन प्रॉपर्टीज बनती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिक नंबर और दूसरे का नाम है एटॉमिक मास। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को इनके बारे में पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है या तो आप प्रोटॉन काउंट करो या तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो टेक्स्ट बुक्स में क्या डेफिनेशन दी होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी भी एक चीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, दोनों के नंबर इसीलिए सेम है क्योंकि नंबर सेम होने की वजह से आपका एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि अगर इसके नंबर सेम नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज जनरेट हो जाएंगे और ये एटम इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस में। ठीक है, और ये भाई साहब क्या है, न्यूट्रल। अब ये है न्यूट्रल, बट भाई ने तबाही मचा के रखी। आगे क्या है हम देखते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, फिर क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन का नंबर तो नहीं बदलने वाला है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर बदलता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन के बदले हुए नंबर की वजह से हमें हर बार नया क्या मिलता है, एटॉमिक मास। तो जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, एटॉमिक मास क्या हो, अलग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। मतलब आइसो मीन्स सेम और दूसरा मतलब होता है एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स व्हाट, सेम एटॉमिक नंबर वाले। ओके,
अभी सब लोग सोच रहे होंगे नंबर और मास क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर और मास इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट किस तरीके से रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर्स पे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन होने वाला है, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम ये दो चीजें अगर पढ़ लेंगे तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग चलते हैं पहले साइंटिस्ट के पास। तो अब हम जो पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, डोबराइडर। ठीक है, इन्होंने डब्बा बनाया, डब्बा ट्राइड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, इन्होंने उन एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेग्रीगेट करना शुरू किया। ठीक है, तो याद है डोबराइडर ने केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस किया। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग शुरू कर दी। उन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप करना चालू किया। ग्रुप इस तरीके से किया कि उनका जो एटॉमिक मास है वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास लेने के बाद तीन तीन का पेयरिंग करने के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई हमने जिसका ग्रुपिंग किया है उसमें अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इन दोनों के एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो मेरे मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। अब ये अच्छा भी था, लेकिन उनका ये जो लॉ था कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स तक ही काम, 12-15 एलिमेंट्स तक काम किया। एलिमेंट बोले भैया हम थक गए, वापस ग्रुप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये था तो अच्छा, बट ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल, समझा सबको ये। इसके बाद आते हैं भाई साहब कौन, न्यूलैंड। ये और अतरंगी है, इन्होंने लॉ दिया, इसको बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है आठ। ठीक है, ये भाई साहब गाना बहुत पसंद करते थे, तो इन्होंने एक टेबल बनाई। ठीक है, उस टेबल को इन्होंने फॉर्मेशन दिया किसका, हमारे जो सात सुर होते हैं उन सात सुर का फॉर्मेशन क्या किया इन्होंने। तो ये है सुर हमारे, ये हो गए 700। आठवां कौन सा रिपीट होगा, फर्स्ट। तो इन्होंने भी सेम किया, इन्होंने भी एलिमेंट्स का सेग्रीगेशन किसके बेस पे किया, एटॉमिक मास। तो मेरा ने भी किस पे किया, एटॉमिक मास। ठीक है, तो इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में क्या करना शुरू कर दिया, अरेंज करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद इनको ये पता चला कि भैया सात एलिमेंट्स के बाद यहाँ पे जो मेरा आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी जस्ट उसके ऊपर वाले एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने काउंटिंग यहाँ तक शुरू की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए सात एलिमेंट। ये रहा आठवां, इसकी प्रॉपर्टी किससे सेम होगी, ऊपर वाले से। फिर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठवीं के लिए फर्स्ट वाला कौन हो गया, ये वाला। तो इस तरीके से कॉलम्स बनते चले गए और इन्होंने बोला कि कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। लेकिन यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले दो बंदे, कौन कौन, कोबाल्ट एंड निकेल। अब टेबल किस पे बनी है, एटॉमिक मास पे। इन दोनों का वजन ही सेम है, अब करें तो करें क्या, एक बॉक्स में एक टाइम पे एक ही एलिमेंट आ सकता है, तो अब उन दोनों को कहाँ रखा जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई। मतलब इनका ये जो लॉ था ज्यादा दिन तक चला नहीं। अब अगर इनकी टेबल ध्यान से देखोगे तो इनकी टेबल में तुम्हें ये पता चलेगा कि इन्होंने मेटल्स को गैसेस के साथ में रख दिया है। तो इनका क्या बोलना है कि भैया एक के ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है।
तो अब गैस और मेटल की प्रॉपर्टी सेम होना पॉसिबल है क्या? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनका ये लॉ भी कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, खत्म। मतलब इनको भी ज्यादा दूर तक की सक्सेस मिली नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी टेबल किससे बनाई, एटॉमिक मास। अब ये दोनों ने एटॉमिक मास से बनाई, टेबल कुछ दिन तक चली, आपने पिक्चर खत्म। अब आता है तीसरा बंदा। तीसरे बंदे का नाम क्या है, मेंडलीव। मेंडलीव की टेबल थोड़ी सी हटके, हटके क्यों है देखते हैं। 3। तो अभी अगला टॉपिक क्या है, मेंडलीव। ठीक है, गोबर आधा समझ गया, न्यूलैंड समझ गया, न्यूलैंड की प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम्स क्या थे न्यूलैंड में, भाई साहब ने हाइड्रोजन उसको मेटल्स के साथ रख दिया। ठीक है, मेटल्स को गैसेस के साथ में रख दिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या, डिस्कवरी चल रही थी ना, तो जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को हम लोग न्यूलैंड की टेबल में नहीं रख पाए। इसकी वजह से कुछ टाइम बाद न्यूलैंड की टेबल की भी कहानी खत्म। अब मार्केट में आता है कौन, मेंडलीव्स पीरियोडिक। ये भाई साहब ने जब ऑब्जर्वेशन किया, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी कि हाँ ये साइंटिस्ट ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो इसने एक लॉ दी। लॉ में क्या बोला भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास की वजह से पीरियोडिक है। मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एटॉमिक मास की वजह से। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे सक्सेसफुल टेबल किसकी रही है, मेंडलीव। भाई साहब ने कितने एलिमेंट्स को अकोमोडेट किए, 63 एलिमेंट्स को। और इसकी सबसे खास बात, ये भाई साहब ने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। हाइड्राइड किसका सेम 15 से एक साथ आ गए, ऑक्साइड के साथ 15 से एक साथ आ गए। भाई साहब ने मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। मतलब जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन ये भाई साहब दे सकते थे मैंने सब दे। ठीक है, अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो डोबराइनर है, डोबराइनर में क्या आएगा, स्टेटमेंट पूछेगा और एग्जांपल बताना रहेगा। न्यूलैंड का रेयरली आता है, ज्यादा पूछा नहीं जाता। बट मेंडेलिव, मेंडेलिव की दो टॉपिक है, एक है मेरिट और दूसरा है डीमेरिट। ठीक है, मेरिट में देखो पॉइंट क्या है। अब जब तक मेंडेलिव ने लॉ नहीं दिया तब तक पब्लिक को लग रहा था बेरिलियम जो है, बेरिलियम, बेरिलियम का जो वेट है वो कितना है, 40। भाई साहब डिस्कवरी करते गए, बोले कि पब्लिक तुम लोग क्या हो, गलत, बेरिलियम का वेट 14 नहीं है, 9। तो एक तो ये करेक्शन दे दिए। ठीक है, दूसरा करेक्शन जो है ना, दूसरा जो इनका पॉइंट है भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में भाई साहब ने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन, भविष्य बताना लग गया भाई। प्रिडिक्शन कैसा है, इसने क्या बोला कि भाई देख मैंने बनाई है टेबल, क्या बनाई, टेबल। मेरे टेबल में मैंने 3 प्लेसेस को वैकेंट रखा है। ठीक है, मेरे टेबल में कितने प्लेस को वैकेंट रखा है, 3 प्लेसेस को। अब 3 प्लेसेस में फ्यूचर में जो एलिमेंट आएंगे मैं तुमको उनका मास बता देता हूँ, मैं तुमको उनकी पोजीशन बता देता हूँ, मैं तुमको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी तुमको मैं सब बता दूं। बट उनका नाम मुझे फिलहाल अभी पता नहीं है, क्योंकि वो अभी तक डिस्कवर हुए नहीं। और सबसे मजे की बात, जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो भाई साहब की दी हुई सारी प्रॉपर्टीज उनसे क्या कर गई, मैच कर, समझे। तो उन्होंने क्या नाम दिया, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन,
हाँ, तो प्रेडिक्शन देने के बाद प्रेडिक्शन किसका किसका दिया? ए का बोरॉन का, ए का एल्यूमिनियम का, ए का सिलिकॉन का। ए का बोरॉन बाद में क्या बन गया? स्कैंडियम। एल्यूमिनियम क्या बना? गैलियम। सिलिकॉन क्या बना? जर्मेनियम। ठीक है। तो ये सबसे ताज्जुब वाली बात है कि जिसका अब तक डिस्कवरी हुआ नहीं भाई, उसके बारे में सब कुछ पहले पता कैसे? ठीक है। तीसरा पॉइंट है नोबल गैस। अब इसको पता था कि नोबल गैस नाम की चीज मार्केट में है या फिर मार्केट में आने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, नोबल गैस के लिए अपनी टेबल में जगह नहीं दी। उन्होंने बोला नोबल गैस का अलग से ग्रुप बना दो जो इन एलिमेंट्स के सीक्वेंस को डिस्टर्ब करेगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात, नोबल गैस है क्या? नोबल गैस ये इस टाइप के एलिमेंट्स है जो स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? देखो, जितने भी एलिमेंट्स है ना, सब चाहते हैं कि सबका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। तो जिस भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो डोनेट करेगा। तो उस केसेस में हम उसको किसमें काउंट करते हैं? नोबल में। ठीक है। इसको आप जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोल सकते हो। समझ में आया कि ये क्या होता है? मेरिट समझ गए। अब हम लोग आते हैं डीमेरिट पे। डीमेरिट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलो देखते हैं डीमेरिट में क्या क्या है। डीमेरिट में ना सबसे कॉमन प्रॉब्लम, स्टार्टिंग की दोनों टेबल किस पे थी? मास पे। इनकी टेबल भी किस पे? मास पे। तो मास वाले लफड़ा करने वाले बंदे हमारे पास दो हैं, कोबाल्ट एंड निकल। टेबल भाई ने किस पे बनाई? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इनका मास क्या है? सेम। तो भाई पढ़ के धर्म संकट है। अब इसको रखे तो रखेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम निकली। दूसरी प्रॉब्लम किसकी निकली? आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स उनको मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास क्या है? अलग अलग है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन का। कार्बन 12 हो सकता है, कार्बन 14 हो सकता है, और भी कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अब यार अगर ऐसा करने बैठूंगा तो टेबल में आगे जगह तो कार्बन ऑक्यूपाई कर लेंगे, बाकी एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे फिर? समझा? तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गया। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसे मान लो पहले का वेट है, मास है 2, फिर आ गया 5, फिर 10, फिर सीधा 25। अब इनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है क्या? मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि 2 से 5 के बीच में भी एलिमेंट है कि नहीं, 2 से 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, या फिर अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो मैं उसको इसके बीच में प्लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है। तो मतलब इनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा है। कभी कभार इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कभार एकदम ना के बराबर हो रहा है, और कभी कभार इंक्रीमेंट ही नहीं। ठीक है। चौथा पॉइंट, ये भाई साहब, ये बहुत शान आदमी है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। टेबल बनाने के पहले सबसे बेसिक काम क्या था हमारा? कि हमने एलिमेंट्स को क्या करना है? सेग्रीगेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जो कि क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो ये भाई साहब अपनी प्रॉपर्टीज को अल्कली मेटल्स के साथ में भी शेयर करते हैं, मतलब मैच करते हैं, और दूसरा हेलोजन के साथ में भी मैच करते हैं। तो आप करें तो करें। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये हाइड्रोजन को भी अपने टेबल में प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए। तो इस कारण मेंडलीव की टेबल भी एक टाइम के बाद क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। बट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास सबसे सक्सेसफुल टेबल किसकी निकली? मेंडलीव की। समझ गए? ये तीनों साइंटिस्ट के टेबल के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो किसके ऊपर है? हेनरी मोसले के ऊपर। ठीक है, उसकी टेबल इंटरेस्टिंग है, और उनकी ही टेबल अब तक हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते आए। ठीक है। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लो। हाँ तो बच्चों, कल हमने मेनली के मेरिट डिमेरिट सब कवर करेंगे। ठीक है।
तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है? हेनरी मोसले। ओके। तो यहाँ आगे जाने से पहले हम लोग एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते। कल क्या क्या पढ़ा हमने? तो ग्राइंडर पढ़ा, न्यूलैंड पढ़ा, मेंडल के बारे में पढ़ा, मेरिट पढ़े, डीमेरिट पढ़े। ठीक है। सब में एक चीज क्या कॉमन थी कि सबने टेबल किसके ऊपर बनाई है? एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है। बट अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके ऊपर लॉ जो आया है वो किसके ऊपर आया है? एटॉमिक नंबर। और यहीं से पूरी पिक्चर क्या होगी? चेंज। तो क्या होगी देखो, क्या लॉ दिया मोसले साहब ने? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है वो किसकी वजह से आती है? एटॉमिक नंबर की वजह से। ये उनको कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट के साथ में कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर लेते और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम में इनको समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है और इससे आप उसकी सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर में पता क्या है? एटॉमिक नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत से बच्चों को ये आता होगा, बहुत से को नहीं भी आता होगा, बट अपन बता देते क्या। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन। ठीक है। तुम सबने सुना होगा कि जो एटम है, एटम का प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, बट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अब मुझे इसका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तुम सभी ने बचपन में के एल एम एन ये पढ़ा होगा। 2 8 18 30। ओके। अब हमको बस ये दो ही चाहिए। तुम लोग बोलोगे सर ये 18 30 क्यों नहीं दे रहे? बेटा ये भी होता है बट हायर स्टडीज। ठीक है। तो ये आगे समझोगे जब 11th में पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि 18 30 को कहाँ चलोगे। ओके। तो अब देखो ये मैंने कल एक चीज बताई जिसका नाम है ऑक्टेट। तो ये क्या है? 8 मतलब ऑक्टेट। अब एक चीज और याद रखो, ये टू। टू का मतलब होता है डबलेट। ठीक है। हम लोग ने नोबल गैस पढ़ते समय ये बोला गया था कि भाई जिसके लास्ट शेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब वो क्या है? स्टेबल है। लेते हैं सोडियम का नंबर कितना है? 11। तो देखो क्या होता है ना, जब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं तो हमेशा याद रखो सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है? 8। तो मतलब अगर 8 है तो 8, 8 से कम है तो वो भी सेकंड में, बट 8 से ज्यादा नहीं। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। बचा कितना? 12। तो ये उसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो क्लोरीन है, नंबर है भाई का कितना? 17। तो फर्स्ट में बताओ कितना आएगा? 2। ठीक है। सेकंड में अब 17 - 2 मतलब कितना बच गया? 15। ठीक है। बट सेकंड में मैक्सिमम कितने रख सकता हूँ? 8। 8 + 2 कितना हो गया? 10। रिमेनिंग कितना बचा है? 7। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो एटम्स हैं ये किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन कितना गेन करेगा, टेबल के अंदर इनकी प्लेस क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, हम बता सकते हैं। इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, मतलब ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी हम बस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। चलो अब देखते हैं
सर अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। टेबल के अंदर हमारे पास है 1 से 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, 4 ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस, टी, डी, एफ। ठीक है, ये है मेरा एस, ये है मेरा पी, ये है बी और ये है एफ। ठीक है, अब ये जो एफ ब्लॉक है ये एक्चुअल में कहाँ से निकला है? बी ब्लॉक से। ठीक है, डी ब्लॉक के 6th और 7th पीरियड में से हमने किसको निकाला है बाहर? एफ ब्लॉक। तो एस के अंदर ज्यादातर क्या है? मेटल्स। ठीक है, इसमें हैवी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेटल्स भी है, कुछ कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलॉइड्स है। ठीक है, और ये जो एफ है ये हमारा लगभग क्या है? रेडियो एक्टिव, जिसको हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके पीरियड में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है लैंथेनियम, और इसमें सबसे पहला पीरियड है एक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 ब्लॉक बनाए। इसमें आते हैं पीरियड 1 से 2, इसमें 3 से 12, इसमें 13 से 18। अब ये जो 18th वाला ग्रुप है ये है आपका जीरो ग्रुप, हमने मिडिल के टाइम पे पढ़ा था। 17 वाले को हम लोग बोलते हैं हेलोजन, फर्स्ट वाले को बोला जाता है अल्कली, दूसरे को बोला जाता है अल्कली बर्थ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया इसके बारे में। और पी ब्लॉक में एक यहाँ पे जिगजैग लाइन होती है। ठीक है, तो इस जिगजैग लाइन के आजू बाजू में या जिगजैग लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हो सबके सब क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में क्या है? मेटल्स। राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल्स। यहाँ तक समझ गया सबको? ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब अगले टॉपिक में हमें ये चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बाकी प्रॉपर्टीज कैसे पता चले। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक है, 11 नंबर है, 281। अब अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखें तो मैं एक दो का और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, हमने इसका डिवीजन कितने पार्ट में किया है? 3 पार्ट। इसका डिवीजन कितने पार्ट में किया है? 3 पार्ट। तो जरा टेक्स्ट बुक में ये चेक करो कि इसका प्लेस थर्ड पीरियड में है क्या? इसका प्लेस भी थर्ड पीरियड में है क्या? है। अब जरा देखो इसके लास्ट में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स व्हाट? फर्स्ट ग्रुप। तो जरा चेक करो, सोडियम आपके थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में है क्या? मैग्नीशियम आपके थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप में है क्या? तो क्या हुआ? हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के क्या बता दिया कि ये कौन से पीरियड में आएगा और कौन से ग्रुप में आएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन एक, पहला पीरियड पहला ग्रुप। उसके बाद हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का। ठीक है, हीलियम ले लो। ओके, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा गया है वो उस पीरियड में आते चला गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है? हाँ, तो बच्चों हमने क्या देखा अभी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट का प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर में ना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको दे देंगे
कि देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट x विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। तो पहले उसका नाम बताओ, 13 है मतलब एल्यूमिनियम हो गया। फिर बोलेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो वो क्या 283। फिर बोलेगा कि इसका पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ। समझ में आया? तो ज्यादा तो लोग पीरियड पूछते, ग्रुप कम पूछते, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन एंड ट्रेंड्स। अब वेरिएशन ट्रेंड का मतलब देखो क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है किसी चेन, ठीक है, बट वो पैटर्न धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, चेंज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो हम लोग सबसे पहला वेरिएशन देखेंगे किसके रिगार्डिंग, वैलेंसी के रिगार्डिंग। अभी आगे वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले ये देखा जाए। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब सबसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको वो क्या बोलोगे, वैलेंसी बोलोगे, ठीक है। बट इसमें ना थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज कैसा होता है, देख, सोडियम ले लो 281 और क्लोरीन ले लो 287। अब हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। अब देख, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे कितना चाहिए, 8। अब एक बात बताओ, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा क्या, ऑब्वियस नहीं होगा। और इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा क्या, नहीं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो दो दोस्त है, एक के पास 1 रुपये और एक के पास 10 रुपये है, बड़ा हुआ मिलता है क्या, रुपया। तो 10 वाला क्या बोलेगा कि यार देख तेरे पास 1 रुपया है, दे दे मेरे को, तेरा एक में मुझे भी कुछ नहीं होने वाला है। एक वाला क्या बोलेगा, हाँ भाई ले जा, तू भी क्या याद करेगा, क्योंकि एक में तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इजी है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना easy। तो ये भाई साहब डोनेट कर देंगे तो ये कट हो गए। तो जो ये लास्ट शेल, लास्ट शेल कौन बन गई, ये लास्ट में कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन भाई क्या हो गए, +1 चार्ज लेके स्टेबल हो गए। इसके लास्ट में कितना आ गया, +1, मतलब ये क्या बन गया, 8। अब इस पे चार्ज कौन सा है, माइनस का। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन लिया ना, इसीलिए -1 का चार्ज लेके भाई यहाँ पे स्टेबल। तो वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करोगे या गेन करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। समझा। अब ट्रेंड और वेरिएशन देखो इसमें क्या है। अगर मैं लिथियम लिख रहा हूँ, सोडियम लिख रहा हूँ, उसके बाद पोटेशियम ले लो और कैल्शियम, ठीक है। तो इसका नंबर ये, और इसका नंबर 288 14, ठीक है। इसका, ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब देखो, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मोशंस। इसका ये दो तीन, 3 शेल। इसका 1 2 3 4, इसका भी 4 में बनेगा। तो एक चीज जरा नोटिस करो, मुझे बताओ कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या फिर कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, कैल्शियम से होगा। क्यों, क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ तो मेरा जो फोर्स, जो न्यूक्लियस मुझ पे लगा रहा था, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाए। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, बैलेंसी थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि आपके ऊपर न्यूक्लियस से जो फोर्स लग रहा था
वो डिस्टेंस की वजह से क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। समझा? ग्रुप का समझा कि वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आ जाओ पीरियड में। पीरियड में देखो, समझो दोनों क्या हो रहा है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना इजी है, ये भाई साहब दे देगा। उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, दे देगा। इसके लिए 3 दे देगा। अब बोलेगा सर सब इलेक्ट्रॉन दे ही क्यों रहे हैं, क्यों? ऑक्टेट के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 7 पॉसिबल है क्या? कितना रिक्वायर्ड है, 6 पॉसिबल है क्या? कितना रिक्वायर्ड है, 5 पॉसिबल है क्या? नहीं। 4। कार्बन भाई खतरनाक आइटम है। कार्बन के बाद दोनों ऑप्शन, ये बोलेगा भाई मैं 4 दे भी सकता हूँ, 4 गेन भी कर सकता हूँ, बट ये भाई साहब ऐसा कुछ करते नहीं। अब 5, लास्ट में कितना है, 5, कितना और चाहिए, 3। तो 5 डोनेट करना इजी है या फिर 3 गेन करना इजी है? 3 गेन करना इजी है। ठीक है, इसके लिए 2 गेन करना इजी है, इसके लिए 1 गेन करना इजी। और जब हम लोग लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में आएगा मेरे पास नियम। ठीक है, उसका तो 2,8। तो क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट से राइट जाते जाते वैलेंसी बाद में क्या होगी, 0। पहले यहाँ पे क्या थी, +1, +2, +3। इसको +4 मान लो, बटे भाई साहब ऐसा कुछ करते थे। फिर -3, -2, -1, इस पे 0। मतलब पहले थोड़ी सी क्या हुई, इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, देन फाइनल क्या हो गई, 0। समझा वैलेंसी वाला फंडा, समझा सबको? अब देखो, अब जो छोटे से 2 टॉपिक बचे, एकदम भारी टॉपिक और बहुत इजी। ठीक है, चलिए, अब आता है एटॉमिक साइज। पहली बात तो एटॉमिक साइज क्या होता है समझो। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट वाला शेल है वहां तक का जो डिस्टेंस है आपका। एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस बुक में दिया है, तो एटॉमिक रेडियस मतलब न्यूक्लियस से लेके लास्ट के शेल तक का डिस्टेंस है, वो रेडियस। और वही रेडियस आपको क्या बताने वाला है, साइज बताने वाला है। एटॉमिक रेडियस किस में मापा जाता है, पिकोमीटर में। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप ग्रुप में चाहे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर पीरियड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, ये समझा, इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में, डिक्रीज हो रहा है पीरियड में। अब देखो इसके पीछे का कारण, देखो रीजन देखो। अगर मैं ग्रुप में आ रहा हूँ तो ग्रुप में मैंने एक चीज नोटिस की, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। अब अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रही है, तो न्यूक्लियस का लास्ट सेल से डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसीलिए जब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये साइंटिफिक रीजन भी आपके बुक में। इसके पीछे का रीजन क्या है, कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 11, 19। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर जब जब बढ़ रहा है तो हर बार वो इलेक्ट्रॉन नए शेल में जा रहा है कि नहीं? पहले 2 था, फिर 3 में चला गया, 3, 4 में चला गया। तो जब नए शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नए शेल में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब अगर पीरियड में आ जाओ, पीरियड में देखो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6, अपन यहाँ तक ले लेते हैं। देखो, अब अगर पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में भी देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बट
वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नए शेल में जा रहा है क्या? वो नया इलेक्ट्रॉन उसी शेल में जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज। अब देखो, अभी मान लो मेरे हाथ में स्माइली बॉल है, ठीक है ना, स्माइली बॉल है, मैंने उसको एक फिंगर से ऐसा प्रेस किया, अभी मेरे फिंगर्स का इलेक्ट्रॉन है, अब एक फिंगर से प्रेस किया तो बॉल का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, रिड्यूस। दो फिंगर से प्रेस करो, साइज और रिड्यूस। अब जो साइज है वो पहले के कंपेयर में और कम हो गया, तीन फिंगर से करो तो सेकंड और फर्स्ट के कंपेयर में और मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ फिंगर्स इंक्रीज करते जा रहा हूँ बॉल का साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नया इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आ रहा है, और उसी शेल में आने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस क्या बनता है, तू भी आ गया, तू भी नजदीक आ गया, तो न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझा यहाँ तक? इसी के बेस पे है मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब हमेशा याद रखना, जो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जिसपे प्लस चार्ज रहेगा, वो हमेशा क्या होता है, मेटल। और जिसपे माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब वो गेन कर रहा है, वो क्या रहेगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो जरा इसी में समझ लेते हैं। देखो, जिससे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे आ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मेरे लिए क्या हो रहा है, इजी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस लास्ट तक अपना फोर्स नहीं लगा पा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट, दैट इज व्हाट, मेटल। तो ऊपर से नीचे आते टाइम, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते समय मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगर हम लोग पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में हमने क्या देखा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ने खींच लिया, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को खींचा, तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों को खींचा, चार इलेक्ट्रॉन, चारों को खींच रहा है, मतलब साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो इसको बाहर निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही रूम में तुम भी बैठे, तुम्हारे पापा भी बैठे, तुम्हारा दोस्त है, चल भाई खेलने चलते हैं, तुम जाओगे क्या? नहीं जाओगे। पापा यहाँ पे फिलहाल क्या है, न्यूक्लियस, तुम क्या हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना भी डाउनवर्ड पुल लगा लूं मैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है तुम हो, तुम जाने की हिम्मत करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि सेंटर से पास से क्या लग रहा है, फोर्स लगा है। तो यहाँ पे पापा कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एकदम नजदीक आते जा रहे हैं, तो उनको बाहर निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो हम उनको इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकते हैं, उनसे ले नहीं सकते। तो जब जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तब तब कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इसीलिए वो क्या हो गया, नॉन मेटल। तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जा रहा है, कम होगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब दो छोटे से टॉपिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो यार, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस। सारे मेटल्स क्या हुए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन देते जाओ, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज कम हो रहा है, बट प्रोटॉन का नंबर बदल रहा है क्या, नहीं, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब माइनस चार्ज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब वो एटम जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। समझ में आए? तो जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा वो क्या हो गया, नेगेटिव। और जब बोलेगा हाँ भाई ले जाओ, वो क्या हो गया, पॉजिटिव। समझा?
यहाँ तक पिक्चर क्लियर है सबको? लास्ट का फाइनल से छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है हेलोजन डिग्रेडेशन। देखो हेलोजन ग्रुप मैंने बोला ग्रुप नंबर 17। अब जरा देखो नोटिस करना, क्लोरीन 2 के फॉर्म में, क्लोरीन 2 के फॉर्म में, ब्रोमीन 2 के फॉर्म में, आयोडीन 2 के फॉर्म में। जितने भी हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है सबका फॉर्मूला हमेशा इसमें बनता है 2 के फॉर्म में बनता है। और अगर हम 17 ग्रुप को ध्यान से देखते हैं तो जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन ये दोनों गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड में है, आयोडीन सॉलिड में, मतलब क्या हो रहा है कि यार मैं जैसा ऊपर से नीचे आ रहा हूँ इनका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नो डाउट। स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रही है, डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। पहला क्या था, गैस, फिर क्या बना, लिक्विड, मतलब डेंसिटी बढ़ गई, फिर क्या बना, सॉलिड, मतलब डेंसिटी और बढ़ गई। तो ये जो पैटर्न है, लिक्विड, सॉरी गैस, फिर लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, तो ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न को क्या बोला जाता है, हेलोजन डिग्रेडेशन। समझ गए? चैप्टर पूरा क्लियर हो गया? किसको कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। अब इस चैप्टर में देखो इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में ना साइंटिफिक रीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। कौन सा? एक तो साइज वाला, दूसरा मेटालिक कैरेक्टर। ओके। और इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो अच्छे से। और हम लोग इस बार क्या करने का सोच रहे हैं ना कि सारे चैप्टर्स होने के बाद हर चैप्टर में से जो एमसीक्यूज निकल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस की आपने क्या करनी, प्रैक्टिस। ओके। लेक्चर नहीं समझ में आया दोबारा देखो, रिवीजन करना है फिर से देख लो। तो सब मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं, एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। ओके।